हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके मैम सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रैक्टिस सीरीज के इस सेशन में हम लोग आज 25 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। आप वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करिए। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वह आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह कथन है, दो कथन दिया गया है। पहला है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है, और दूसरा कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशोन्मुख होता है। तो अब इस दोनों कथन में क्या ढूंढना है। अब इसका इधर आंसर दे रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। अब इन दोनों कथनों में कौन से सत्य हैं इनको बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसमें जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सत्य है। तो हम लोग देखते हैं कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादक पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ए, यानी कि केवल एक, यह सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसका केवल एक वाला जो यह कथन है यह सत्य है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र की उत्पादकता का एकमात्र निर्धारक कारक सौर ऊर्जा की मात्रा होती है, और दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र तथा एस्चुअरी सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। अब ये दो कथन जो है उसके बारे में क्या करना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ये कथन ढूंढ के बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा बी, वह सही होगा, क्योंकि यह भी सही होगा क्योंकि केवल इसमें दिया है कि केवल दो। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदली क्षेत्र तथा एस्चुअरी सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही है, लेकिन यह जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन देखेंगे हम लोग। पहला कथन है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा है कि खाद्य श्रृंखला एक जात की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, और तीसरा है कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती हैं निदर्शन करती हैं। अब इसमें सही ऑप्शन बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो, और ऑप्शन सी है एक दो तीन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न IAS 2013 में पूछा जा चुका है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें प्रश्न 3 वाले में इसका जो ऑप्शन ए है यह सही होगा, क्योंकि इसका जो केवल एक वाला जो कथन है वह सत्य है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो इसका यह सही है, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक। और यह प्रश्न IAS 2013 में पूछा जा चुका है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन पहला है, जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में बढ़ता जाता है तो उसे जैव संचयन कहते हैं। उसके बाद दूसरा कथन है कि जैव संचयन की प्रक्रिया में संदूषक के अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन की दर सब एक समान होती है। कह रहा है कि इस उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना है। तो सही आंसर कौन सा होगा बताएंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है
यह सही होगा, क्योंकि केवल एक, क्योंकि इसका जो कथन एक है यह सही है। जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में बढ़ता है तो उसे जैव संचयन कहते हैं। तो इसका यह पहला कथन सत्य है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कथन सत्य नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रश्न ए है कि एक आहार फसल है जिसपे क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन जो है कीटनाशक का छिड़काव किया गया है, और आहार श्रृंखला के क्रम में आहार फसल जो है उसमें सबसे फसल में जो मूषक है, सर्प है, वाज है, तो कह रहा है कि इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें संचित होगी। तो जो ये हाइड्रोकार्बन है यह अधिकतम किसमें जाएगा, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से आहार फसल में जाएगा, कि मूषक में जाएगा, कि सर्प में जाएगा, कि बाज में जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जा रहा है बाज। इसमें क्या होगा कि सर्वाधिक सांद्रण वाला पीड़कनाशी जाएगा किसमें, बाज में, क्योंकि यह बाज जो है यह चूहा को भी खा जाएगा और सर्प को भी खा जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? पहला कथन है कि संख्या के पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरा कथन है कि बड़े वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई पड़ता है। और यह जो कथन है इसमें क्या करना है कि इस उपयुक्त कथन में कौन सा सत्य है ये ढूंढना है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों में से, तो बताएंगे आप लोग। तो जो संख्या का पिरामिड है वह उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है, तो ये इसका सही कथन है। दूसरा है कि बड़े वृक्षों में हमें जैव संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई पड़ता है, तो यह कथन सत्य नहीं है, यह पहला कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल ए। अगला प्रश्न है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो जो पारितंत्र होते हैं उनकी उत्पादकता के क्रम में ये जो क्रम दिए गए हैं इसमें कौन सा अनुक्रम सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है, इसमें दिया है महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव। ऑप्शन बी में दिया है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील। ऑप्शन सी है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। और ऑप्शन डी है कि महासागर, मैंग्रोव, झील और घास का स्थल। तो इसमें घटती उत्पादकता के क्रम में बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह प्रश्न जो है IAS 2013 में पूछा जा चुका है, तो इसमें बताएंगे आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह सही होगा सी, क्योंकि यह जो घटते क्रम में उत्पादकता है वह मैंग्रोव है, फिर घास स्थल है, फिर झील है, उसके बाद महासागर है। तो ये जो क्रम है यह सही है, लेकिन जो महासागर है, झील है, घास स्थल है, मैंग्रोव है, ये गलत है। बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा और सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग जो है कि क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ता है। इसमें 3 कथन महत्वपूर्ण है। पहला है कि अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, दूसरा है पोषकों को सतह पर लाकर, तीसरा है अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। अब इसमें कौन सा कथन सही है, सही इसमें कथन बताना है। ऑप्शन ए देखते हैं केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, ऑप्शन डी है केवल दो। यह प्रश्न जो है IAS 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसमें सही कौन सा होगा, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि सही कौन सा होगा। तो ये 8वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, क्योंकि पोषकों को सतह पर लाकर, यानी कि पारितंत्र जो है उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह जो है इसका क्षेत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करता है कि यह पोषकों को सतह पर लाकर
क्या करता है कि समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो इसमें जैविक अनुक्रम की जो प्रावस्थाएं हैं इनका सही क्रम दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए है नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। ऑप्शन बी है प्रवास, नग्नीकरण, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। सी है कि आस्थापन, प्रवास, नग्नीकरण, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। डी है स्थिरीकरण, प्रतिक्रिया, नग्नीकरण, प्रवास और आस्थापन। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे कोई ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो इस 9वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए होगा यह सही होगा, क्योंकि जो जैविक अनुक्रमण की जो प्रावस्थाओं का सही क्रम है वह है नग्नीकरण है, प्रवास है, आस्थापन है, प्रतिक्रिया है और स्थिरीकरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी बी, सी और डी ये गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 10वां कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं। तो ऑप्शन दिया गया है शैवाल और जीवाणु, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है शैवाल और कवक। सी ऑप्शन है जीवाणु और कवक। डी ऑप्शन है कवक और मांस। यह प्रश्न जो है आईएएस 2014 में पूछा जा चुका है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन सही बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये 10वें प्रश्न का जो बी ऑप्शन है शैवाल और कवक, यह सही होगा, क्योंकि जो लाइकेन है वह एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। तो यह सहजीवी किसका है, तो शैवाल और कवक का सहजीवी साहचर्य है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां जीव भार का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र से उलट जाता है। तो जीव भार का जो पिरामिड है यह किस परिस्थिति तंत्र में उलट जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है 4 ठो, इसका ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है तालाब, सी ऑप्शन है घास स्थल और डी ऑप्शन है शुष्क स्थल। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इस 11वें नंबर का जो प्रश्न है इसका ऑप्शन जो है बी यह सही होगा, क्योंकि जो तालाब है यह जीव भार का पिरामिड तालाब के पिरामिड में यह किस पारिस्थितिकी तंत्र में है। तो वहाँ पे इसका जो तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र में यह इसका पिरामिड जो है उल्टा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में मानव है, यानी कि फूड चेन होता है, इसमें मानव क्या है। तो इसमें ऑप्शन है मानव एक निर्माता है, ऑप्शन बी है केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, ऑप्शन सी है केवल द्वितीयक उपभोक्ता है और ऑप्शन डी है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। तो इस चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, यानी फूड चेन में मानव क्या है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा बताएंगे आप लोग। तो इसका जो ऑप्शन डी है यह सही होगा, क्योंकि प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है खाद्य श्रृंखला में मनुष्य, क्योंकि जो घास फूस पौधे होते हैं ये इनको भी मनुष्य खाता है, और द्वितीय उपभोक्ता क्योंकि जो अनाज होते हैं पौधे से, तो उस अनाज को भी मनुष्य खाता है, और इस अनाज पे निर्भर होने वाले जो जीव हैं जैसे बकरी है तो इसको भी मनुष्य खा लेता है। तो इसलिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होगा। अगला प्रश्न है 13वां निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। ऑप्शन ए है शीतोष्ण कटिबंध वन, बी है उष्ण कटिबंधीय वन, सी है शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश और डी है उष्ण कटिबंधीय सावान। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। तो ऑप्शन बताएंगे आप लोग कौन सा सही होगा, ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो इस 13वें प्रश्न का जो ऑप्शन है सी शीतोष्ण कटिबंध घास प्रदेश, यह सही होगा, क्योंकि इनकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है।
तो इसमें जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, बी है वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी है सौर ऊर्जा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा तो बताएंगे आप लोग। तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है पारिस्थितिकी तंत्र में वह कौन सा है? तो यहाँ पे सौर ऊर्जा है। इसी सौर ऊर्जा से पूरा पृथ्वी का जीवन चलता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। आज के 15वें नंबर का प्रश्न है कि सुमेलित करिए। अब सुमेलित करना है। पहला है स्वच्छ जल और उसका हिस्सा है, यानी स्वच्छ जल और उसका हिस्सा दिया गया है तो इसको सुमेलित करना है। ए है हिम एवं ग्लेशियर, क्या 24% है? बी है भूमिगत जल, क्या 0.3% है? झील क्या 75% है? नदी क्या 0.03% है? तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसका ऑप्शन इसमें दिया गया है ए बी सी डी। अब इसमें सुमेलित किया गया है, तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा तो बताएंगे आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हिम और ग्लेशियर जो है इसका कितना प्रतिशत स्वच्छ होता है जल। तो इसका हिम और ग्लेशियर का जो स्वच्छ जल होता है वो 75% होता है। बी है कि जो भूमिगत जल है इसका स्वच्छ हिस्सा जो है 24% है। झील का जो स्वच्छ हिस्सा है वह 0.3% है और नदी का जो स्वच्छ जल का हिस्सा है वो 0.03% होता है। तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन सा सही होगा। तो ए का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। तो किसमें है? ए का 3 किस में है? तो ए का 3 पहले में है। फिर देखते हैं बी का बी का यहाँ पे बी का ए नहीं है। फिर ए का 3 देखते हैं तो डी ऑप्शन होगा। तो ए का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। फिर बी का हो जाएगा पहला और सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा चौथा। तो इसका ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो यानी जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त होता है वह क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रेट, ऑप्शन सी है अमोनिया और ऑप्शन डी है नाइट्राइड। यह प्रश्न यूपी PCS प्री 2016 में पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? तो इसको हम देखते हैं कि इसका जो बी ऑप्शन है नाइट्रेट। तो जो पौधे हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के स्रोतों में के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करिए। अभी ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें सत्य कथन पर विचार करना है। तो पहला ऑप्शन है ए है कि उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन बी है ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ऑप्शन सी है कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अंशतः कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑप्शन डी है जंगल में लगने वाली आग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में सहायक होती है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है सी वाले। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायुमंडल में इसका जो स्रोत के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करना है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? तो जंगल में जब आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद उत्पादक एवं उपभोक्ता श्वसन करते हैं तो उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सही है। और ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन के जलने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये ए, बी और डी तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे यह 3 सही नहीं होंगे क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अंशतः कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यह ऑप्शन सी इसका सही होगा और ये 3 जो हैं ये गलत हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय और 4 है ज्वालामुखी क्रियाएं। करें उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं? अब ऑप्शन दिया गया है ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। यह प्रश्न जो है IAS 2011 में पूछा गया है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा सी। यह इसमें केवल 2, 3 और 4 जो हैं यानी कि श्वसन है,
जैव पदार्थों का अपक्षय है और ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, ये तीनों समान होती हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इससे ऑक्सीजन निकलता है और इन तीनों क्रियाओं से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यह क्रिया जो है पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। तो ये 3 क्रियाएं हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहला जो होगा यह ऑक्सीजन देती है, तो इसलिए यह नहीं होगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं। और दूसरा है कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं। ऑप्शन 3 है कि स्यूडोमोनास एक नाइट्रीकरण जीवाणु है। चौथा है कि सल्फर चक्र गैसीय व अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। तो इस पर विचार करना है। जो 4 कथन है, तो इन कथनों में कौन सा कथन जो है यह सही होगा, तो इसको बताएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यह जो तो इस प्रश्न में जो कथन सही होगा वह बी होगा। 1, 2 और 3 सही होगा। देखते हैं हम लोग 1, 2, 3 में क्या है। इसमें जो पहला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण होता है किंतु ऊर्जा का नहीं। तो यह इसमें ये जो कथन है। दूसरा है कि कार्बन चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। और उसके बाद है चौथा, सल्फर चक्र गैसीय व अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। तो यह और दूसरा, इसमें पहला, दूसरा और चौथा तीनों सेम है, लेकिन ये तीसरा जो है यह इससे अलग है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है बी वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है जैविक पदार्थों का क्षय और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी क्रिया। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। इन चारों में से कौन है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग कौन सा सही है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, श्वसन में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ज्वालामुखी क्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होता है। और जैविक पदार्थों का जब क्षय होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। इसी तरह का प्रश्न हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। फास्फोरस के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करिए। यानी कि फास्फोरस जो होता है, इसके संदर्भ में ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से असत्य छांटना है। तो ए है कि फास्फोरस अनेक प्राणियों को कवक, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन बी है प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी रूप में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी तंत्र में फास्फोरस का मुख्य निवेश जो होता है मृदा में स्थित फास्फोरस युक्त खनिजों के अपरदन से होता है। और ऑप्शन डी है कि फास्फोरस चक्र को अवसादी चक्र में शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या बताना है कि फास्फोरस के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। इसमें तो असत्य कथन बताना है। तो बताएंगे आप लोग कि इसमें असत्य कथन कौन सा होगा। तो इसका जो असत्य कथन है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है, यह इसका कथन जो है असत्य है, क्योंकि प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस किसी रूप में नहीं पाया जाता है। तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित कर अमीनो अम्ल बनाते हैं। दूसरा है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है अम्लीय वर्षा का एक कारक है। और तीसरा है कि बेजियाटोवा की कुछ प्रजातियां अपचयन द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर को तत्व रूप में बदल देती हैं। और चौथा है कि न्यूरोस्पोरा तथा एस्परजिलस जैसे कवक सल्फर का विघटन करने में सहायक होते हैं। अब इन चारों कथनों में विचार करना है और ऑप्शन दिया गया है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2, 4 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा बताएंगे आप लोग। तो हम लोग देखते हैं, इसका जो सी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि इसका 1, 2 और 4
जो तीनों कथन है वह कथन सत्य है, लेकिन तीसरा कथन जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि सल्फर को पौधों के अंदर अवशोषित कर यह जो है ये अमीनो अम्ल बनाते हैं। उसके बाद दूसरा कि सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण होता है, और चौथा जो है कि न्यूरोस्पोरा तथा एस्परजिलस जैसे कवक सल्फर का विघटन करने में सहायक होते हैं। तो ये चारों, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो इकोसिस्टम में जो तत्व हैं उनके चक्रण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी है जैव भू रासायनिक चक्र, सी है भूवैज्ञानिक चक्र, और डी है भू रासायनिक चक्र। यह प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन इसका सही जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा कि बी हो जाएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसके बाद इससे अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं 10वें प्रश्न में कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा है। तो यह पहला ऑप्शन है कार्बन चक्र में, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन चक्र में, सी ऑप्शन है जल चक्र में, और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन चक्र में। यह प्रश्न है जो यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2004 में पूछा गया है, और यूपी पीसीएस प्री 2000 में पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह किसका है, कार्बन चक्र का, हाइड्रोजन चक्र का, नाइट्रोजन चक्र का, या जल चक्र का। तो इसका सबसे सटीक जो आंसर होगा वो जल चक्र का हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने यह वीडियो पूरा देखा होगा तो इसके लिए आपको थैंक, आप लोगों को इससे कुछ मिला ही होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को किस टॉपिक पे और वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।